नमस्कार। मैं श्रीमती वंदना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय राजगढ़ चूरू, बीए भाग द्वितीय की कक्षा में सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ऋतिकाल के बारे में पढ़ेंगे। ऋतिकाल का नामकरण देखेंगे और ऋति शब्द की व्याख्या करेंगे। तो सर्वप्रथम अपन ऋतिकाल के नामकरण की चर्चा करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1700 विक्रमी से 1900 विक्रमी तक के कालखंड को ऋतिकाल कहा है। अर्थात शुक्ल के अनुसार ऋतिकाल की समय सीमा विक्रमी संवत 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक ठहरती है, या अपन ईस्वी में देखें तो 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक के कालखंड को ऋतिकाल की संज्ञा दी गई है। मध्यकाल को जिन दो कालखंडों में बांटा गया है उनके नाम हैं पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल कहा गया है और उत्तर मध्यकाल को ऋतिकाल कहा गया है। अब ऋतिकाल जो काल है उसका नामकरण के बारे में अपन देखें तो ऋतिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे नाम दिया है ऋतिकाल। इन्होंने इस युग को ऋतिकाल नाम से संबोधित कर दिया। उन्होंने ऋति शब्द को व्यापक अर्थ में प्रयुक्त करके बहुत सोच समझकर ऋतिकाल नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। लेकिन फिर अपन देखें कि आचार्य शुक्ल ने ऋति शब्द का प्रयोग तत्कालीन लिखित लक्षण ग्रंथों के लिए किया। आचार्य शुक्ल ने वामन की रीति के कुछ अंशों को ग्रहण करते हुए रीति को केवल एक प्रकार न मानकर एक दृष्टिकोण माना। शुक्ल जी ने माना जिसने लक्षण ग्रंथों की रचना की हो वही रीति कवि नहीं है, बल्कि जिस कवि का दृष्टिकोण रीतिबद्ध हो उसे भी रीति काव्य के अंतर्गत रखा जा सकता है। रीति उस व्यापक संस्कार के रूप में इस युग में प्रतिष्ठित हुई जिससे भूषण जैसा वीर रस का कवि भी नहीं बच सका था। मिस्र बंधुओं ने ऋतिकाल का नामकरण किया अलंकृत काल। मिस्र बंधुओं का यह तर्क था कि इस काल में कविता को अलंकृत करने पर बल दिया गया है, इसलिए इसका नाम अलंकृत काल होना चाहिए। लेकिन अलंकृत काल नाम से इस युग की मुख्य प्रवृत्ति श्रृंगार और शास्त्रीयता की पूर्णतः उपेक्षा हो जाती है। इस युग के कवियों की प्रवृत्ति केवल अलंकार युक्त रचनाएं करने की ही नहीं थी, इसकी अपेक्षा रस पर अधिक बल दिया गया था। मिस्र बंधुओं ने अलंकृत शब्द का प्रयोग काव्य के लिए किया, न कि रीति के लिए किया। इस काल तक आते आते अलंकार एक काव्यांग विशेष के लिए रूढ़ हो चुका था। अलंकार काव्य का एक बाह्यांग मात्र है। अलंकार काव्य का एक बाह्य अंग मात्र ही है जो शोभाकारी होता है, न कि काव्य की शोभा उस पर आश्रित रहती है। इसलिए मिस्र बंधुओं द्वारा दिया गया अलंकृत काल नाम, जो ऋतिकाल के लिए उन्होंने अलंकृत काल नाम दिया, वह इस काल के लिए ऋतिकाल के लिए समीचीन नहीं ठहरता, क्योंकि अलंकृत काल कह देने से इसकी जो मुख्य प्रवृत्ति वह है उसका बोध नहीं हो पाता है, इसलिए यह नाम समीचीन नहीं कहा जा सकता। आगे ऋतिकाल का नामकरण करने वाले विद्वानों में रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं, जिन्होंने ऋतिकाल को कलाकाल नाम से संबोधित किया। कलाकाल ऋतिकाल को कहा, इसका नामकरण कलाकाल के नाम से किया। कलाकाल, लेकिन कलाकाल नाम से ऋतिकालीन काव्य के बहिरंग पक्ष का ही स्वरूप स्थिर हो पाता है। इस नाम से उस युग की जो व्यापक श्रृंगारिक चेतना है उसकी प्राय एक प्रकार से अवमानना ही होती है। इसलिए रमाशंकर शुक्ल रसाल जी द्वारा जो नाम ऋतिकाल का दिया गया कलाकाल, वह भी उपयुक्त नहीं ठहरता। इसके आगे ऋतिकाल का जो नामकरण किया गया है उनमें उन विद्वानों में हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने ऋतिकाल को श्रृंगार काल नाम से अभिहित किया है। इनके विचार से ऋति शब्द काव्य के हिरंग का बोधक है। ऋतिकाल की आत्मा श्रृंगार है।
रीतिकाल में अन्य प्रवृत्तियां भी सामने आई, पर श्रृंगार के समक्ष टिक नहीं सकी, बोलबाला श्रृंगार का ही रहा, ऐसा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का मानना था। श्रृंगार काल कहे जाने के पक्ष में यह तर्क दिया गया है कि इस काल के कवियों की व्यापक प्रवृत्ति श्रृंगार वर्णन की ही थी, किंतु श्रृंगारी कवियों ने भी काव्यांग निरूपण की ही और रुचि दिखाई है। ऐसी स्थिति में केवल श्रृंगार काल कहने से रीतिकाल की संपूर्ण कविता का बोध नहीं हो पाता। काव्यांग चर्चा इस काल की सामान्य प्रवृत्ति ही थी और कविगण उसमें वैसा ही आनंद लेते थे जैसा भक्ति काल में ब्रह्म ज्ञान चर्चा में लिया जाता था। लक्षण ग्रंथों का निर्माण दूसरों को काव्य रचना पद्धति का ज्ञान कराने के उद्देश्य से किया जाता था, अर्थात ये कवि शिक्षक या आचार्य की भूमिका का निर्वाह करने में गौरव का अनुभव करते थे। निष्कर्ष रूप में अपन कह सकते हैं कि इस काल के लिए दो नाम उपयुक्त ठहरते हैं। रीति की प्रवृत्ति की दृष्टि से इस काल का नाम रीति का काल उपयुक्त ठहरता है और विषय की दृष्टि से इसका नाम श्रृंगार काल ठहरता है। आचार्य शुक्ल ने भी श्रृंगार काल नामकरण संदर्भ में ज्यादा आपत्ति नहीं उठाई और कहा कि इस काल को कोई श्रृंगार काल कहना चाहे तो कह सकता है। समग्रता की दृष्टि से रीतिकाल श्रृंगार काल की अपेक्षा अधिक सटीक है और विद्वानों के बीच यह रीतिकाल का जो नामकरण है वो रीतिकाल नाम ही ज्यादा मान्य हुआ है। अब विद्यार्थियों देखो, रीतिकाल के नामकरण के बारे में अपन ने देखा कि शुक्ल जी ने इसको रीतिकाल कहा है, मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है, रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने इसे कलाकाल कहा है और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने रीतिकाल का नामकरण किया है श्रृंगार काल और जैसे डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने इसे रीति श्रृंगार काल नाम दिया है। लेकिन इसका जो नामकरण है उसमें समीचीन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा जो दिया गया नाम ही है रीतिकाल, वह ही विद्वानों के बीच मान्य हुआ। अब अपन रीतिकाल में जो रीति शब्द है उसकी व्याख्या करते हैं। रीति शब्द का क्या अर्थ है? संस्कृत काव्य शास्त्र में रीति शब्द काव्यांग विशेष के लिए रूढ़ है, जिसे काव्य की आत्मा बताकर आचार्य वामन ने तत्संबंधी अलग संप्रदाय का भी प्रवर्तन किया है। आचार्य वामन ने वृत्ति संप्रदाय नाम से एक संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। आचार्य वामन के अनुसार गुण विशिष्ट रचना अर्थात पद संगठना पद्धति विशेष का नाम ही रीति है। संस्कृत काव्य शास्त्र में रीति शब्द काव्य रचना के मार्ग अथवा पद्धति विशेष के अर्थ में प्रयुक्त हुआ और व्यवहार में लाया गया। हिंदी के मध्ययुगीन कवियों में भी अनेक ने काव्य रचना पद्धति को रीति और उसके पर्याय पंथ से ही अभिहित किया है। अर्थात रीति शब्द है, उसका एक शब्द में अपन अर्थ कहें तो एक पद्धति विशेष या मार्ग के लिए इसका प्रयोग किया गया है। जैसे कविदेव ने कहा है अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति। कविभूषण ने कहा है सु कविन हूँ कि कुछ कृपा समुझी कविन को पंथ। अपने शिवराज भूषण ग्रंथ में उन्होंने भूषण ने ऐसा कहा है। कवि चिंतामणि ने कहा है रीति सुभाषा कवित की बरनत बुद्ध अनुसार। ऐसे उन्होंने अपने ग्रंथ कवि कुल कल्पत्रु में कहा है। हिंदी के आधुनिक इतिहासकारों और आलोचकों ने भी रीति शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में किया है। मिश्र बंधुओं के अनुसार आचार्य लोग तो कविता करने की रीति सिखलाते हैं, मानो वे संसार से कहते हैं कि अमुक अमुक विषयों के वर्णन में अमुक के कथन उपयोगी हैं और अमुक प्रकार के कथन है वो अनुपयोगी हैं। ऐसा उन्होंने मिश्र बंधु विनोद का जो भाग 2 है उसमें मिश्र बंधुओं ने ऐसी बात कही थी कि आचार्य लोग हैं वो कविता करने की रीति बताते हैं और वो संसार को ये बताते हैं कि अमुक अमुक विषयों के वर्णन में अमुक के कथन उपयोगी हैं और अमुक के नहीं उपयोगी हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रीति काव्य वह काव्य है जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति
अथवा नियमों को ध्यान में रखकर की गई हो। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल में अधिकांश कवियों ने संस्कृत काव्य शास्त्र की जो बंधाई परिपाटी है उस पर काव्य रचना की, इसलिए आज उनके काव्य को रीति काव्य और उनको रीति कवि कहा जाता है। अब रीति काव्य के प्रवर्तन की अपन थोड़ी सी चर्चा कर लें कि रीति काव्य का प्रवर्तन किस प्रकार से, प्रवर्तक कौन है। रीति काव्य के प्रवर्तन के प्रश्न पर चर्चा करते हुए अपन बात करेंगे। रीति काव्य का प्रवर्तन चिंतामणि त्रिपाठी से मानना इसलिए उचित है कि रीति काव्य की अबाध परंपरा केशवदास के 50 वर्ष बाद चिंतामणि से चलती है। जो चिंतामणि त्रिपाठी से इसके रीति काव्य का प्रवर्तन मानते हैं, उसके पीछे यह तर्क है कि रीति काव्य की अबाध परंपरा केशवदास के 50 वर्ष बाद चिंतामणि से ही चलती है। केशवदास और चिंतामणि त्रिपाठी के आदर्श भी भिन्न भिन्न थे। उनके उपजीव्य ग्रंथों के आधार पर कहा जाता है कि आचार्य केशवदास का आदर्श है वो है केशवदास अलंकारवादी आचार्य थी। अलंकारों के निरूपण में संस्कृत के प्राचीन अलंकारवादी आचार्य दंडी और रुद्रट आदि का केशवदास जी ने अनुसरण किया था। और चिंतामणि और उनके प्रवर्तियों जो कवि थे उनका आदर्श क्या था, रस ध्वनिवादी आचार्य मम्मट विश्वनाथ आदि के मार्ग पर ये चले थे। रस ध्वनिवादी आचार्य मम्मट और विश्वनाथ के मार्ग पर चले ये लोग। मम्मट का काव्य प्रकाश ग्रंथ और विश्वनाथ का साहित्य दर्पण इनके द्वारा ये रचित ग्रंथ है और इस आधार पर ही चिंतामणि और उनके प्रवर्ती कवि चले। अलंकार निरूपण में चंद्रालोक जो जयदेव द्वारा रचित है तथा कोयलानंद जो अपे दीक्षित द्वारा रचित है उसको इन कवियों ने अपना आधार बनाया। अतः परंपरा परवाह और प्रभाव ग्रहण दोनों ही दृष्टियों से चिंतामणि रीति परंपरा के प्रवर्तक ठहरते हैं। तो रीति परंपरा के प्रवर्तक का या प्रवर्तन का अपन बात करें हम लोग तो रीति काव्य की अबाध जो परंपरा वो चिंतामणि त्रिपाठी से ही मानी जानी चाहिए। धन्यवाद।